दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए क्लास 7th के चैप्टर्स को लेकर आई हूँ। तो मैं क्लास 7th के साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने क्लास 6 का भी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है एनसीईआरटी का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यह भी बताना चाहती हूँ कि जो मैंने बनाया है वीडियो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आपको जिस भी मीडियम में देखना है आप उस मीडियम में उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7th में, पादपों में पोषण। मीन्स पौधों में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है वो हमें देखना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चलिए हम इस चैप्टर में आज कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पोषक के बारे में, फिर हमें पढ़ना है पादपों में पोषण की विधि, जिसमें हमें स्वापोषी और विषमपोषी को पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फिर हमें पढ़ना है सहजीवी, देन हमें पढ़ना है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, फिर पढ़ना है हमें नाइट्रोजन, देन हमें पढ़ना है पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। जैसे आपने उधर स्वपोषी आप पढ़ेंगे, स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण आता है, उसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ जैसे विषमपोषी होता है, परजीवी, परपोषी, ये सब हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना कीटभक्षी पौधों के बारे में, देन हमें पढ़ना मृत जीवी के बारे में। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को आज हमें देखना है। इसके अलावा हमने एक्टिविटी भी देखनी है और जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं वो भी साथ में आपको बताते चलूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पौधों में क्या होता है, पोषण। तो जैसे कि क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था कि पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने देखा कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जैसे कि जनरली फूड्स के लिए, जीवों को फूड्स के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए भोजन के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें चाहिए उन्हें। और भोजन के यही सारे घटक क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पोषक। तो आपको यहाँ पे पोषक की डेफिनेशन पता चली। पोषक क्या होता है कि भोजन में पाए जाने वाले वो सभी कंपोनेंट्स, वो सभी घटक जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, या हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है उसे हम पोषक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी। और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है, तो पौधे भी तो जीव में ही हैं, तो पौधे स्वयं के लिए भोजन क्या करते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो मानव होते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। हम टोटली कह सकते हैं या पार्शली, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं, आंशिक रूप से हम जो है पूरी तरह से मतलब भोजन के लिए पौधों पे ही डिपेंड रहते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। यानी कि कुछ हैं कि डायरेक्टली जैसे पत्ती ही खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लिए, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं कि उनके बीज को लेते हैं, फिर उनको कई सारे तरीक़ों में करते हैं। जैसे चावल है, उनके बीज को उबाल कर यूज़ करना, और फिर उसके बाद गेहूँ है, उनका आटा वगैरह बनाना। तो इस टाइप से, यानी कि परोक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष का मतलब कि सीधे सीधे पौधों का ही उपयोग कर लेना। तो पादपों में पोषण की विधि हम देखते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध भी होते हैं। पोषक पदार्थ की सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ रहते हैं। पोषक पदार्थ क्या करते हैं, उनकी वृद्धि, संरचना वगैरह के लिए ज़रूरी होते हैं, और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, यानी ये ऊर्जा दान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। अभी हमने पोषक देखा, देन हम यहाँ पे देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण, तो पोषण की क्या होती है, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वापोषण कहते हैं। तो आपको पता चला, स्वापोषण मतलब स्व मीन्स अपना पोषण। अतः ऐसे पादपों को हम क्या बोलेंगे, स्वापोषी, यानी खुद का पोषण अपने से कर लेते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, और उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। यानी जो क्या करते हैं कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जंतु और जितने भी जीव होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं विषमपोषी।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। क्या इसमें कुछ पादपों में कोई खाद्य की फैक्ट्री है क्या? ऐसा थोड़ी है कि उसमें प्लांट में भोजन बनते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ही तो खाना बनाता है पौधों में। तो इस प्रोसेस को अब हम पढ़ते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जैसे कि क्या होता है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो खाने की फैक्ट्री कही जाती है, और सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक मतलब सभी जितने भी कच्चे पदार्थ हैं वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो कच्चे पदार्थ मिलेंगे कहाँ से? रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे? तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा यानी कि जड़ों द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जड़ से जितने भी, आपको पता है पौधों की जड़ों में खनिज लवण, पत्तियों के खनिज लवण, मिट्टी वगैरह पाई जाती है, और मिट्टी में ही मतलब खनिज लवण उपस्थित होता है, और फिर इसी को क्या करते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, इसको इंग्लिश में हम स्टोमेटा बोलते हैं दोस्तों। ये रंध्र क्या होता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करती है, फिर इसी के द्वारा क्या होता है इसी रंध्र से एंटर करने से ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है। दोस्तों ये जो छेद होते हैं ना, इन रंध्रों में क्या होती है कि द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं आप उस टाइप से समझ सकते हैं जैसे कि एक गार्ड, इसको इंग्लिश में गार्ड सेल्स कहते हैं। इनका यही काम होता है कि ये जैसे हमारे घर में गार्ड का काम होता है कि ज़्यादा मतलब क्या हो कि जो ज़रूरी लोग हो वही अंदर आए, बाकी चीज़ें या बाकी लोग बाहर रहें। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जितना ज़रूरत होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके अलावा ये क्या होता है, रंध्र जो होते हैं रात में बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो ये छेद जो है इन्हीं से ही एंटर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, और ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, और जड़ तथा तना शाखाओं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, और इसे आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कैसे करते हैं कि पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, और इसी पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों के में खाद के रूप में संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर सेल के बारे में, क्योंकि आपको पता भी सेल की बात यहाँ पे हुई, क्योंकि गार्ड सेल्स जो होता है जिन्हें रंध्र द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो कोशिकाओं में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि केंद्रक होता है। दोस्तों केंद्रक आप देख रहे हैं, ये केंद्रक जो है इसके बाहर केंद्रक कोशिका द्रव्य होती है। फिर उसी के बाहर जहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो बाहर जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज कोशिका झिल्ली। और यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका जो होती है ये जीवों की सूक्ष्मतम इकाई होती है, और इसमें क्या होता है कि इसकी बाहर जो झिल्ली जैसे संरचना होती है जो कि इसको आवरण प्रदान करती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बीच में उसके केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर का जो हिस्सा होता है वो जेली के जैसे होता है, उसे हम द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो ये थोड़ा सा सेल के बारे में भी आपको बताया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन भी प्रकाश, अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में मेनली होता क्या है हम यहाँ पर समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है उसको हमने उपयोग किया, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना। दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, और पत्ती की स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। और स्टार्च भी क्या होता है दोस्तों? एक कार्बोहाइड्रेट ही। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, क्लास 6 में भी पढ़ाया, और फूड वाला चैप्टर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ में भी मैंने पढ़ाया, और आप सीटेट वाले में जा करके उसमें फूड देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च, और हिंदी में इंग्लिश में उसको स्टार्च कहते हैं और हिंदी में मंड बोलते हैं, उसी के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे अंदर। तो प्लांट्स में भी वैसे ही होता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि कहाँ से बना, ऊर्जा कहाँ से मिली पौधों को, ये कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट बना कैसे दोस्तों, यहाँ पर बना कार्बोहाइड्रेट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। आप सही समझे, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, एनर्जी देता है। तो पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और निकलता क्या है, ऑक्सीजन। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्तियों के रंध्र को दिखाया गया। ये आप देखिए होल दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में, ये जो होल्स दिख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रंध्र। और ये जो रंध्र, जैसे ये पत्ती का यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया है इसको डिटेल से, ये पूरा बड़ा सा करके। और इस रंध्र के बाहर दिख रहा है आपको द्वार कोशिकाएं, और यही द्वार कोशिकाएं आप इस वाले डायग्राम से डिटेल में देख सकते हैं। ये होती है हमारी क्लोरोफिल्स पत्तियों में, जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है। देन ये जो हमारे बाहर के जो सेल्स दिख रहे हैं इसे हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जो कि केवल उन्हीं पदार्थों को अंदर और बाहर ले जाते हैं जो उपयोगी होते हैं। मतलब वही चीज़ें अंदर आती हैं जो उपयोगी होती है, और वही चीज़ें बाहर निकलती हैं जो अनुपयोगी होती हैं। इसके अलावा कुछ भी मतलब और एक्स्ट्रा काम ये नहीं करता है। तो जो काम गार्ड का होता है वही काम ये करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा मिलती है पौधों को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वातावरण से। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, उसी के कारण यहाँ पर जड़ से जा रहा है जल और खनिज लवण तनों के माध्यम से पत्तियों में, और फिर बन रहा है भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और जिससे पौधों को एनर्जी मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर पौधों में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के दूसरे भागों, जैसे जो भी हरे भाग होते, जैसे हरा तना हो गया, हरी शाखाएं हो गई, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, जल की क्षय को कम करने के लिए आपको मैंने बताया भी, पत्तियां जो होती कांटे के रूप में हो जाती हैं, और जो तने होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं तो उनके तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दिखाई गई है दोस्तों। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको यही बोला गया है कि जैसे यहाँ पर आप क्या दिखाया गया कि आप क्या करिए, यहाँ पर आप एक, जैसे हमने मंड परीक्षण किया था वैसे ही, कि आप 2 गमला लीजिए, उसको अंधेरे कमरे में रखिए और सूर्य के प्रकाश में, मतलब एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण कीजिए, जैसे क्लास 6 में हमने किया था, नमक डाल के। फिर उसके बाद आप उसको अंधकार में, जो हम जिसे आपने अंधकार में रखा है उसको 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और फिर से उसके आयोडीन का परीक्षण कीजिए। तो क्या पाते हैं आप, और हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो है, तो इसको एक्टिविटी में आपको बताया गया। इसके अलावा आपको दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी पत्तियाँ देखी होंगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ। इनमें क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हरा नहीं है तो क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि इसके पिगमेंट्स जो होते हैं, ऊपर आप जो दिख रहे हैं ना, ये जो पर्पल कलर का और येलो कलर का, ये उसके अंदर के जो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है उसको ये ढक देते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो पत्ती है ये ग्रीन नहीं है और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि ये जो हरी पत्तियाँ तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होना ही होना है, 100% है कि ऐसा होता ही हमारे नेचर में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पत्तियों की जो अन्य रंग होते हैं उसके अंदर भी क्लोरोफिल छिपा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर यहाँ पर आपको बताया शैवाल के बारे में, आपने देखा होगा कि काई जिसे हम कहते हैं वो जो निकल के आती है जनरली गीली जगहों पे या तालाब वगैरह में, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, मैंने बताया है कि पौधों में क्या होता है, जैसे मनुष्यों में क्या होता है कि क्या केवल एनर्जी ही चाहिए, सिर्फ एनर्जी से काम तो नहीं चलने वाला, उनको और भी चीज़ें चाहिए ना, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। तो वैसे ही पौधों को भी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी क्या करना है, संश्लेषण करना है। यानी कि उन्हें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बस एनर्जी ही मिली ना, लेकिन उन्हें क्या है, अपने ग्रोथ के लिए और भी चीज़ें चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जनरली पौधे करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। आपको पता है C6H12O6 आपने देखा, वहाँ पे रेशियो होता है 1:2:1 का रेशियो होता है। 1 रेशियो 2 रेशियो 1 का रेशियो यहाँ पे होता है दोस्तों।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पौधों को इनके अतिरिक्त भी नाइट्रोजनी पदार्थों का भी उपयोग करना होता है। तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पौधों को ज़रूरत होता है। लेकिन नाइट्रोजन इन्हें मिलता कहाँ से है? जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वायु कौन सी है? नाइट्रोजन है। 78% होती है हमारी नाइट्रोजन। तो ये जो 78% नाइट्रोजन है दोस्तों, ये पौधे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं। हम भी डायरेक्टली नहीं लेते, हम तो फूड के थ्रू ही लेते हैं। तो पौधे भी ऐसा नहीं करते। पौधों को क्या चाहिए कि इन नाइट्रोजन का वो यूज़ जो करते हैं वो विलयन के रूप में करते हैं, यानी कि इनको गैसीय नाइट्रोजनों को उपयोग करके, मतलब गैसीय नाइट्रोजनों को क्या करते हैं, जब मृदा में जाता है तो यह विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि पौधे जो है नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? विलयन के रूप में करते हैं। तो इसके पश्चात पादप जो है अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। तो हम देखते हैं पादपों में पोषण की बहुत सारी दूसरी भी विधियाँ होती हैं दोस्तों। तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो उनको संश्लेषण जो है वो क्या करते हैं, जैसे मनुष्य है वो दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो भी डिपेंड रहते हैं अन्य पौधों पर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि वे पदार्थ या ये पादप क्या होते हैं, मनुष्य या अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो इन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमरबेल आपको दिख रही है दोस्तों। ये अमरबेल क्या है कि ये दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने अपने पोषण को पूरा किया है। तो यहाँ पर क्या है कि अमरबेल होता है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, अमरबेल में इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर ये निर्भर है। और अमरबेल जो है उस पर मतलब अमरबेल जो है वो पादपों को क्या करता है, मतलब उस पर वो निर्भर है। इस वजह से वो क्या, अमरबेल परजीवी है। तो यहाँ पर जो आप सबसे अच्छा आप डायग्राम से समझिए कि अमरबेल क्या है, यहाँ पर परजीवी है और जो हमारा ये क्या है, परपोषी। दोस्तों पादपों में क्या है ना कि आप सोच रहे होंगे कि अमरबेल भी ग्रीन है तो ये क्लोरोफिल क्यों नहीं इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जड़ नहीं होती है। तो जब इसमें जड़ नहीं है तो इसको अपना सिर्फ क्लोरोफिल से ही काम नहीं चलाना, इसको खनिज, लवण, जल वगैरह भी तो चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो इस वजह से ये क्या करता है ना कि इस पर मतलब अन्य पौधों पर क्या होता है, निर्भर होता है। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी कि जो जिस पर ये डिपेंड है, जिन पौधों पर, उनको क्या कर देते हैं, उनसे पोषक छीन लेते हैं ना, तो इसलिए ये परजीवी है। तो जंतुओं में भी ऐसा ही होता है, जंतु भी परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं। तो कुछ ऐसे पादप भी हैं जो दोस्तों कीटों को पकड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे पादप का डायग्राम है। यहाँ पे आपको घटपर्णी का दिख रहा है, इसके अलावा भी और भी पादप होते हैं घटपर्णी के अलावा भी, जैसे कि संड्यू हो गया कीटभक्षी, या वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का कीटभक्षी पौधा होता है। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीड़ों को पकड़ के खा लेते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं? जैसे कि क्या है कि इन पादपों में क्या होता है, घड़े जैसी संरचना होती है। तो इसमें संरचना में क्या होता है दोस्तों, आप डायग्राम से समझिए कि इस संरचना में एक ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन में क्या होता है कि एक अजीब सी मतलब कि गंध आती है, जिससे पौधे के ऊपर जो भी कीट पतंगे होते हैं आकर्षण ढक्कन के ऊपर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं अंदर तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर मतलब नाइट्रोजन की कमी को इस तरह से पूरा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पौधे जो हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये भी ग्रीन है तो प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों ये पौधे क्या करते हैं ना कि ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इसीलिए इन्हें जब कीटों का भक्षण करने के कारण क्या कहा जाता है, इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं घटपर्णी के अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब मृतजीवी के बारे में बात करते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? जैसे कि हमने देखा होगा कि हम जैसे कि मशरूम वगैरह में देखते हैं जो मार्केट में बिकती है, या फिर वर्षा के दिनों में आपने वृक्षों के नीचे देखा होगा, टूटी टहनियों वगैरह के नीचे, कि कुछ गुच्छे जैसी आकृति जमा हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसे हम मशरूम कहते हैं जनरली। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसमें यही जो है ये हमारे किस टाइप के मतलब कि जीव में आते हैं, तो ये मृतजीवी में आते हैं।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, आप मृतजीवी का एक क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि जैसे आप रोटी लीजिए, जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, तो उस पर आप रख दीजिए कुछ दिन के लिए गीली जगह पर या नम जगह पर, जहाँ पर क्या हो कि उसे 2-3 दिन के लिए आप खुद ही रख दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का एक धब्बा जैसी आकृति बन जाएगी, स्पॉट्स बन जाते हैं दोस्तों। तो ये जो धब्बे जैसी आकृति है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ये कवक है, जिसे हम इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। ये कवक है और इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण जो है वो विधि जो है भिन्न प्रकार की होती है। और ये मृत एवं विघटनकारी जंतुओं जैसे वस्तुओं जैसे कि कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात वे इस विलयन को भोजन के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें किसी जीव एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे जीव जो कि सड़े गले मरे हुए जीवों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। इनके नाम से आप इन्हें समझ सकते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं ना कि इनके अंदर क्वालिटी होती है कि जहाँ पर ये है, जैसे डबल रोटी आप देख रहे हैं, ब्रेड जो है उस पर ये उपस्थित रहते हैं और फिर वहाँ पर उस खाने को विलयन के रूप में बना करके अपना पोषण कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो आप विलयन का फॉर्म देख रहे हैं ना, ये जनरली ये विलयन का फॉर्म उनका भोजन है। तो वहाँ पर क्या होता है, कवक बन जाता है। और आप अचार वगैरह में भी देखे होंगे, अगर वर्षा के दिन में अगर उसमें धूप वगैरह अच्छे से नहीं पड़ी तो वहाँ पर भी कवक जम जाता है। तो सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जब वे किसी ऐसे पदार्थ जैसे कि मतलब उत्पाद वगैरह के जो नम होते हैं, उनसे क्या होते हैं, अंकुरित होकर के अपने कवक को जन्म देते हैं। तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं कि कवकों के बीजाणु उपस्थित होते ही हैं और वो फिर अपने आप ही आप देखे होंगे कि कहीं से उसको कुछ बीज डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो पनप जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो आपको पता ही है कि अचार वगैरह को अच्छे से नमक वगैरह डाल के रखिए, तो इस तरह से हम बचा के रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं सहजीवी। दोस्तों सहजीवी क्या होता है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास, कुछ जीव क्या होते हैं कि आप देखते होंगे कि एक जीव जो है 2 साथ रहते हैं या फिर एक पौधे में 2 पौधे रहते हैं। तो कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष के लिए इसी संबंध का विशेष महत्व होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप लाइकेन ले सकते हैं। दोस्तों लाइकेन में क्या होता है, इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। आपको पता है एक शैवाल हरे रंग का होता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। तो शैवाल में अब हरा है तो वो क्लोरोफिल तो उपस्थित होता ही है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक क्या करते हैं, शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आवास देते हैं और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। और इसके बदले में जो शैवाल होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कवक को क्या करता है, खाना देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। इस टाइप से यहाँ पे सहजीवी का संबंध होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सहजीवी क्या होते हैं, उसका संबंध कैसे होता है। दोस्तों हमने देखा है कि नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया भी पौधों को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत कैसे होती है कि जनरली हम कहते हैं कि जो भी दालें होती है ना, उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे फसल कटाई के बाद क्या होता है कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत मात्रा में होता है, लेकिन इसका उपयोग पौधे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वैसे मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं करते, उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके उपयोग करते हैं। और पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं, उनको गैस के रूप में अवशोषित नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम कहते हैं राइजोबियम। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी टेट में पूछा भी था कि राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को यहाँ पर नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइजोबियम जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदलते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। दोस्तों ये जो नाइट्रेट है ना, यही जो है वो जलीय मतलब रूप है नाइट्रोजन का, और इसी का उपयोग पौधे करते हैं। तो जैसे चना हो गई, मूंग, सेम, फलीदार फसलें जो होती हैं, उनकी जड़ों में ये राइजोबियम रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं।
और अधिकतर दालें जो है फलीदार पादपों में ये होता है। और राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ देते हैं और उसमें सहजीवी का संबंध होता है। तो राइजोबियम में भी दोस्तों सहजीवी का ही संबंध होता है और इसीलिए किसान जो होते हैं अक्सर वो दालों को बोते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी को फसल खेतों में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने मृत जीव परजीवी दोनों पादपों से पोषण कर मतलब कि हमने देखा उन सबके बारे में। तो सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें विषमपोषी के रूप में हम कहते हैं। तो विषमपोषी क्या होता है दोस्तों? जनरली विषमपोषी वो होता है जो कि हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक रूप से क्या है, विषमपोषी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सब चीज़ें देखी कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, वो अपनी वृद्धि करते हैं और उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं जल जैसे और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन का उपयोग हम सभी और कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं जिन्हें मृतजीवी कहते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं जिसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कितने अच्छे से डिटेल में सब चीज़ों को जाना कि पौधों में पोषण कैसे होता है। यहाँ पर कुछ आपको अभ्यास दिया गया है, आप चाहे तो उसको लगा करके समझ सकते हैं कि आपने कहाँ तक आपने समझा आज के कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।